हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं शुभम श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कंसेप्ट ऑफ द डे में एक नए कंसेप्ट के साथ। और हमारा आज का जो कंसेप्ट है वो है सरफेस केमिस्ट्री का पेप्टाइजेशन। और पेप्टाइजेशन के माध्यम से ही हम जानेंगे कि किसी कोलाइडल सोल्यूशन पे किस तरीके का चार्ज एक्युमुलेट होता है। ठीक है, मतलब कि हम दो चीजों को मिलाने से जो कोलाइडल सोल्यूशन अगर बन रहा है तो वो कोलाइडल सोल्यूशन अगर चार्ज होगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस पे सवाल पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। अगर आप ये जहमत नहीं उठाते हैं तो मैंने इस वीडियो के लास्ट में वो क्वेश्चन कराने भी हैं। ओके, सो सभी लोग तैयार हो जाइए, पेन पेपर लेके बैठ जाइए ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक एक चीज जो आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से नोट करते रहिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। वो अनाउंसमेंट ये है कि जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल के टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको इस वीडियो का सारा पीडीएफ, कौन से और वीडियोस होने वाले हैं, उनका टाइम टेबल, माइंड मैप्स, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जस्ट एक छोटा सा क्लिक आपको करना है और ढेर सारी जानकारी उस टेलीग्राम चैनल से उठा लेनी है। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप t.me/anandmani001 करके सर्च भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको यहां पर मिल जाएगा। तो अभी जाएं और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेप्टाइजेशन। क्या स्टार्ट करते हैं? पेप्टाइजेशन। अगर हम पेप्टाइजेशन की बात करें तो पेप्टाइजेशन इज वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो इसके बारे में एक खास बात तो क्या हो गई कि इट इज वन ऑफ द मेथड, इट इज वन ऑफ द मेथड्स, वन ऑफ द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स को प्रिपेयर करने का ये एक मेथड है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स का डिस्कशन अभी हमको यहाँ नहीं करना है। अभी हम यहाँ फोकस करेंगे केवल और केवल किस पे? पेप्टाइजेशन पे। सो आखिर पेप्टाइजेशन में किया क्या जाता है, कैसे कोलाइडल सोल्यूशन बनाया जाता है? ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ कन्वर्जन of a freshly prepared precipitate by shaking it with a suitable electrolyte। ठीक है, मतलब कि हम क्या करते हैं कि it is the method in which the colloid is prepared, the colloid is prepared by shaking a freshly prepared precipitate with a suitable electrolyte, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्या होता है? ये तो डेफिनेशन एकदम 100% करेक्ट है कि इट इज द मेथड इन विच कोलाइड इज प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट विथ अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आखिर अब यहां दो सवाल उठते हैं आपके कि सर पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन तो हम रट लेंगे, हम रटने में बहुत तेज हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आपने प्रेसिपिटेट बोला तो उसके साथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ही क्यों होना जरूरी है? हम नॉर्मल प्रेसिपिटेट के साथ क्या पेप्टाइजेशन नहीं कर सकते? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं कर सकते? उसका भी जवाब है मेरे पास। और दूसरा सवाल क्या उठता है कि सर ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ? क्या हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दें या कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए? तो जी हां, वहां एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तभी पेप्टाइजेशन होगा। तो आइए इन दोनों सवालों का जवाब देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल
अगर सपोज करो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर एक प्रेसिपिटेट बना हुआ है, दिस इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, एंड दिस इज अ फ्रेश प्रेसिपिटेट, फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये फ्रेश प्रेसिपिटेट है, और मैं इससे बनाना चाहता हूं क्या, एक कोलाइडल सॉल्यूशन से मैंने यहां पर FeCl3 डाला, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं, मैंने FeCl3 डाला, तो क्या होगा इसमें। तो देखो एक्चुअली फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है उसमें पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनके अंदर आप जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो उसमें का जो आयन है वो उस पोर के अंदर इंटर कर सकता है, ठीक है। अब कौन सा आयन होना चाहिए, वो कॉमन आयन होना चाहिए, मतलब कि एक तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होगा तो उसमें पोर्स पे आयंस का एंट्री हो सकता है। अब आयंस का एंट्री क्यों जरूरी था वो भी बता रहा हूं। और जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, कॉमन आयन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट। कॉमन आयन किसका, जो आप प्रेसिपिटेट बनाए हुए हो, ठीक है। तो इसमें जैसे ही मैं FeCl3 डालूंगा, जो FeOH थ्राइस के मॉलिक्यूल्स हैं इन पे होता है प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। क्या होता है, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन किसका होता है, कॉमन आयंस का होता है। और FeCl3 अगर मैं डाल रहा हूं तो बेटा कॉमन आयन कौन सा है, यहां अगर मैं FeCl3 डाल रहा हूं तो कॉमन आयन कौन सा है, आयरन 3+ है। सो FeOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स के ऊपर कौन से आयंस का एड्सॉर्प्शन होगा, Fe3+ आयंस का एड्सॉर्प्शन होगा। तो देखो यहां पर पहले सबके सब FeOH थ्राइस थे, अभी इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स पे आयरन 3+ का एड्सॉर्प्शन होने की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, रिपल्शन आ जाएगा, हाई रिपल्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबके ऊपर एक तरीके का चार्ज आ गया, सिमिलर चार्ज आ गया, सिमिलर चार्ज विल लीड टू रिपल्शन, और रिपल्शन होने की वजह से एक समझ लो ब्लास्ट होगा, वहां पर छोटा सा ब्लास्ट होगा, जिस ब्लास्ट की वजह से ये जो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में इस पूरे सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे इन डीपी के डीपी जैसे डीपी होता है ना, डिस्पर्शन फेज, उसका काम करेंगे और पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और जब इस तरीके के सॉल्व का निर्माण होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो किस तरीके का कोलाइड होगा, पॉजिटिव कोलाइड होगा, ठीक है। और इस कोलॉइड के एग्जिस्टेंस के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल थी, रिपल्सिव फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे। तो क्या यहां पर और क्या मैं लिख सकता हूं, अगर मैं डेफिनेशन को और भी बेहतर बनाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां और भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकता हूं ताकि आपको और भी आसानी हो जाए कि क्या चीज, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मींस, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मींस, suitable electrolyte means an electrolyte which contains common ion with the precipitate, ठीक है, प्रेसिपिटेट के साथ कॉमन आयन होना चाहिए, उसके वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तब पेप्टाइजेशन होगा। दूसरी और खास बात क्या, वी यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है, सो दैट द कॉमन आयन, ठीक है, so that the common ion can get adsorbed, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन
can get adsorbed या preferentially adsorbed on the precipitate particles. ठीक है, प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स देखो दिख रहा है सबको, हाँ ये वैसे अभी पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। द चार्ज accumulated on each particle creates a repulsive force and converts the precipitate into charged dp particles। ठीक है, चार्ज डीपी पार्टिकल्स में बदल देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इससे क्या फॉर्मेशन हो गया, इससे फॉर्मेशन हो गया आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का। सो ये होता है पेप्टाइजेशन। समझ रहे हो ना कि आप क्या किए, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लिए, उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में आपने क्या डाला, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, और एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जिस इलेक्ट्रोलाइट के पास प्रेसिपिटेट जैसा ही कॉमन आयन था। ठीक है, सो वो कॉमन आयन क्या करेगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में जो पोर्स हैं उन पोर्स में इंटर करेगा, और पोर्स में इंटर करने के बाद जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं उन प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स पे जाके एड्सॉर्ब होगा। एड्सॉर्ब होने की वजह से उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के अंदर क्या आएगा, रिपल्सिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, एक ब्लास्ट होगा, और सारे के सारे पार्टिकल्स डिस्पर्शन फेज के रूप में पूरे सोल्यूशन के अंदर फैल जाएंगे और कोई ना कोई चार्ज एक्वायर किए होंगे। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव चार्ज। और जैसे चार्ज की वजह से वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, हम उस तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशन को पॉजिटिव या नेगेटिव सॉल्व बोलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके का चार्ज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको यहां दिया कि यहां पॉजिटिव कोलाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब सपोज करो एक और केस हम ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अनदर केस। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड AgI प्रेसिपिटेट। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, AgI प्रेसिपिटेट है, ये फ्रेश। ठीक है, AgI का प्रेसिपिटेट है। अब देखो इसमें केस 1 ले लेता हूं मैं। केस 1 ले रहा हूं कि मैं इसमें AgNO3 डालूंगा, AgNO3 डालूंगा। ठीक है, दिस इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। तो यार ये बताओ, AgI में AgNO3 डाल रहा हूं मैं, तो कौन एक्वायर होगा, चार्ज कौन एक्वायर करेगा, कौन सा चार्ज जाएगा, प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब होगा। सो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन किसका होता है, कॉमन आयन का होता है। ठीक है, अगर मैंने ये चीज लिखवाई नहीं है तो ये लिख भी लीजिएगा कि कॉमन आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट gets preferentially adsorbed on the precipitate particles। ठीक है, इन पे इसका एड्सॉर्प्शन होता है। ओके, तो ये वाला केस जो हम ले रहे थे, यहाँ AgI है और AgNO3 डाले हो, कॉमन आयन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन आयन हो जाएगा सिल्वर प्लस हो जाएगा। सो आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे उनमें क्या बन रहा होगा, इस तरीके का बन रहा होगा। AgI के पार्टिकल्स पे किसका एड्सॉर्प्शन हुआ होगा, Ag प्लस का। सो कौन सा चार्ज एक्वायर हुआ, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ, तो इस वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सॉल बोलेंगे या पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसी में केस 2 अगर हम लें, सपोज करो केस 2 लेते हैं, और केस 2 में क्या है, सेम ले लेते हैं। चलो ठीक है, सेम आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है AgI का, और इसमें मैं KI डाल रहा हूं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डाल रहा हूं।
सो अब के आई और एजीआई में कॉमन आयन कौन सा हुआ, आई माइनस हुआ, तो इसका मतलब जो एजीआई का पार्टिकल है उस पे एड्सॉर्प्शन किसका होगा, आई माइनस का होगा। आई माइनस का होगा तो चार्ज कैसा आया भैया, निगेटिव चार्ज आया, और निगेटिव चार्ज आया यानी कि जो कोलाइड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव सॉल्व बोलेंगे या निगेटिव कोलाइडल सोल्यूशन बोलेंगे। सो ये होता है पेप्टाइजेशन, और ऐसे चार्ज का डिटर्मिनेशन किया जाता है। कितनी आसान चीज थी। आइए इस पे कुछ एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि जो सवाल प्रीवियस ईयर वगैरह में पूछे गए हैं उनका लेवल क्या रहा है, कि हम जो अभी आपको समझाए, जो चीजें बताए, क्या वो यूजफुल थी। ऑब्वियसली यूजफुल होंगी। सो लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हेन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, AgNO3 का क्या बोल दिया, एक्सेस, इज एडेड टू KI सॉल्यूशन, positively charged salt particles of AgI are formed due to the adsorption of ion। तो यार देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले AgNO3 लिया गया, और AgNO3 क्या है, एक्सेस में है। इसमें जब KI डाला जाएगा, सो सबसे पहले तो सारा का सारा KI, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है KI यहां पर, तो KI जितना भी है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू AgI। अब AgI में फर्दर क्या जा रहा है, AgNO3 डाला जा रहा है। तो जब AgI में फर्दर AgNO3 डाल रहा हूं, फर्दर AgNO3 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि KI लिमिटिंग है, और AgNO3 के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक्सेस में है, तो यानी कि प्रेसिपिटेट बनने के बाद भी मीडियम में अभी AgNO3 है। सो AgNO3 होगा तो वो क्या करेगा, AgI के पार्टिकल्स के सरफेस पे जाके क्या होगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा, और एड्सॉर्ब हो जाएगा तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा चीज बनेगा, यानी कि पॉजिटिव कोलाइड बनेगा, जो कि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में बता दिया गया है। सो किसके एड्सॉर्प्शन की वजह से बना, वो बना सिल्वर आयंस के एड्सॉर्प्शन की वजह से। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये तो हो गया होगा सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ AgI सॉल्व, AgNO3 is added to excess of KI solution, the particles of the salt will acquire। So अब जस्ट ऑपोजिट हो गया पिछले वाले क्वेश्चन का। यहां क्या कह दिया इसने कि प्रिपरेशन ऑफ AgI कर रहे हैं, AgI सॉल्व बना रहे हैं। अब AgI सॉल्व पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला। तो जैसे पिछली बार आपने एक्सेस में AgNO3 डाला था तो पॉजिटिव सॉल्व बना था। अब देखिए यहां पर AgI सॉल्व आप बना रहे हो, आप AgNO3 ऐड किए हो, अब की बार KI एक्सेस में ले लिए हो, KI एक्सेस में ले लिए हो, तो AgNO3 क्या हो जाएगा, AgNO3 अब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर भी AgI प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन अब एक्सेस में क्या आ रहा है, KI आ रहा है। तो KI आ रहा है तो एड्सॉर्प्शन किसका हो जाएगा, I माइनस का हो जाएगा। सो यानी कि आपका जो कोलाइड यहां बनेगा वो कैसा बनेगा, निगेटिव सॉल्व बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसका एड्सॉर्प्शन हुआ, I माइनस, जो कि एक नेगेटिव चार्ज है, हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब तुम लोग बोल रहे हो कि सर ये तो बहुत आसान लग रहा है हमें, ठीक है। अब आओ आपको मिलवाते हैं उस क्वेश्चन से जो नीट में पूछा जा चुका है, और वो क्वेश्चन है ये नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। सो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको स्टोइचियोमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए, और सरफेस केमिस्ट्री में पेप्टाइजेशन क्या होता है इसका भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। सो देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सोल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सोल्यूशन। सो यार ये निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन कब बन पाएगा, ये तभी बन पाएगा जब प्रेसिपिटेट बनने के बाद एक्सेस में कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बचे जिस इलेक्ट्रोलाइट के पास नेगेटिव चार्ज एज अ कॉमन आयन हो, ठीक है। सो एक एक केस को हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो किस चीज के रिएक्शन से हो रहा है, ये AgNO3 और किसके रिएक्शन से हो रहा है, KI के रिएक्शन से हो रहा है। और AgNO3 और KI के रिएक्शन का मतलब हुआ 1:1 वाली रेशियो की रिएक्शन है, कि जितने मोल AgNO3 है उतने ही मोल KI रिएक्ट करेगा, और उतने ही मोल क्या देगा, AgI देगा। जिसको नहीं समझ आया, सपोज करो मेरे पास ये 2 मोल है और 2 मोल ये है, तभी मुझे 2 मोल ये मिलेगा, ठीक है। मतलब सेम देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम जैसे हैं, ठीक है। अब देखो हर एक केस को हम चेक कर लेते हैं। अगर हम पहला वाला केस देखें, केस नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 50 ml 0.1 मोलर। 50 ml 0.1 मोलर का मतलब हुआ ये 5 मिलीमोल हो गया, ठीक है। और 50 ml 0.1 मोलर का मतलब ये भी 5 मिलीमोल हो गया KI। तो जब आप
5 मिलीमोल और 5 मिलीमोल ये लोगे, सो आफ्टर द रिएक्शन ये 5 मिलीमोल ही बनेगा और एक्सेस में कोई भी नहीं रहेगा। नो इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस, नो इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस। सो जब कोई एक्सेस में नहीं है तो आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट बन के रह जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। ये क्या कह रहा है, 50 ml 1 मोलर AgNO3, यानी कि 50 मिलीमोल है यहां पर। ओके, 50 ml 1.5 मोलर KI, 50 ml यानी कि ये हो गया 75 मिलीमोल। ठीक है, सो यहां एक्सेस में कौन है, यहां पर एक्सेस में है KI इन एक्सेस, KI इन एक्सेस। सो KI इन एक्सेस है, सो I माइनस विल गेट एडसॉर्ब्ड, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ AgI/I माइनस, मतलब कि जो हम चाहते हैं वो यहां हमको मिलेगा। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, जो हम चाहते हैं वो हमको कहां मिलेगा, ऑप्शन बी में मिलेगा। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ये 5 मिलीमोल हो गया, ठीक है, और 50 ml का मतलब 50 ml 2 मोलर KI का मतलब हो गया 50 ml 2 मोलर KI का मतलब हो गया 100 मिलीमोल, ठीक है, 100 मिलीमोल हो गया। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि 50 ml ऑफ 1 मोलर AgNO3 मतलब कि 50 मिलीमोल हो गया, है ना, और 50 ml 2 मोलर KI यानी कि 100 मिलीमोल हो गया, तो 50 मिलीमोल तो बनेगा क्या AgI, और 50 मिलीमोल अभी और KI बचे हुए हैं, तो वो एड्सॉर्ब होने के लिए काफी है। सो यहां पर भी एड्सॉर्प्शन पॉसिबल है। 50 ml 2 मोलर यानी कि ये 100 मिलीमोल हो गया, और ये कितना हो गया 75, तो यहां पर तो Ag प्लस का एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, सो बी और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है यहां पर। ठीक है, बी और सी जिसने भी किया रहा होगा वो सबका करेक्ट रहा होगा। ठीक है, एज पर द गिवन डेटा, जो इस स्क्रीन पे मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन में ये दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, कैसे करेक्ट होंगे ये सबको समझ आ गया होगा कि प्रेसिपिटेट बनने के बाद आयन कॉमन एड्सॉर्ब होना जरूरी है ताकि कोलाइडल सॉल्यूशन बन सके। सो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हम पेप्टाइजेशन को यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और किस तरीके का चार्ज का एक्वायर हो, किस तरीके का चार्ज आपके सॉल्यूशन के अंदर एक्वायर होगा, किस तरीके का नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, ये भी समझ आया होगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा जिसको आपको लगता है कि इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और कमेंट में मुझे ये ज़रूर लिख के बताइए कि आप आगे और किस तरीके के कौन से टॉपिक्स पे कंसेप्ट्स को समझना चाहेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि प्लस पे मेरी क्लास चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग प्लस नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी की जिसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। उस स्पेशल क्लास पे मैं रेगुलरली क्विजेस कराता रहता हूं, तो आप उन क्विजेस को ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे सरफेस केमिस्ट्री का भी मैं क्विज स्पेशल क्लास पे कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि सर ने किस चीज़ की स्पेशल क्लास शेड्यूल कर रखी है। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे स्पेशल क्लास में भी। ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ द डे में आपको कौन सा कंसेप्ट चाहिए आगे वो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, है ना, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए।